प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित यानी कि डॉक्टर पीके दीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, दैट इज़ असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, रिकवरी सेल एंड एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। बहुत जगह पोस्टिंग रही है। 4 बार पीसीएस में सफल हुआ। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी जब सोचा कि चलो इधर चला जाए, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था एक्चुअली, वरना तो टीचिंग ही सबसे ज़्यादा पसंद थी। और डिग्री कॉलेज में टीचिंग 2.5 साल करके जनता कॉलेज बकेवर और जनता महाविद्यालय अजीतमल इटावा अब औरैया में यहाँ पर कर चुका था। बट टेम्परेरी जॉब थे तो कुछ परमानेंट चाहिए था और कुछ मिल नहीं रहा था। वैज्ञानिक बनने का भूत सवार था, हालांकि वैज्ञानिकों की दशा उस समय बहुत अच्छी नहीं थी 1980 में, लेकिन कई इंटरव्यू दिए, किसी में नहीं हुआ, कहीं भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि मेरे 6 रिसर्च पेपर थे उस समय तक पब्लिश, और साइंटिस्ट बनने के लिए 20 रिसर्च पेपर कम से कम मांगते थे। डिग्री कॉलेज में जाता था तो वो लोग कहते थे आपके तो 6 रिसर्च पेपर हैं, आपको तो साइंटिस्ट होना चाहिए। अब मैं क्या कहता कि साइंटिस्ट के हिसाब से कम है और डिग्री कॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उस समय ये था कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी होना चाहिए और मैं डीफिल था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मैं फंस गया बीच में। तो मैंने एक शेर कोट किया था अपनी डायरी में, करियर डायरी में। वो शेर किसी का है, मुझे नहीं पता किसका है, कि मेरा नसीब कि मैं दर बदर भटका, मेरा नसीब कि मैं दर बदर भटका, वहाँ न पहुँचा जहाँ इंतज़ार मेरा था। ये कहीं मैंने शेर पढ़ा तो मैंने डायरी में फ्रंट पेज पे लिखा, जो पन्ना पलटते ही पहला पेज आता है, कि मेरी भी दशा यही थी। एनीवे, मैंने वादा किया था कि कुछ बढ़िया बात बताऊंगा अधिकारी जीवन की। अधिकारी पूंछ पकड़ के हाथी खींच लेता है। अगर पूंछ भी दिख जाए तो वो अंदाज़ा लगाता है कि उधर चूहा नहीं होगा, उधर हाथी होगा। हम हाथी पकड़ने वाले लोग हैं। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस होती हैं, एसटीएफ होती हैं, ईडी टाइप की चीज़ें होती हैं, या एनसीबी टाइप की चीज़ें होती हैं, बस ऐसे ही हमारे विभाग में भी होती हैं, सेल्स टैक्स में। तो मैं तुम्हें एक आध घटना बता रहा हूँ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। मेरे लिए कोई तीरंदाजी नहीं है। ये लोग आपस में बैठ के हाँका करते हैं गप्पें, वो मैं कभी नहीं हाँकता, क्योंकि बराबर वाले साथियों को क्या बताएं, वो भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, वो भी उतने ही बड़े तीरंदाज हैं जितने हम हैं। और बच्चों को क्या बताएं, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन तुम ऐसे बच्चे हो कि जो मेरे स्तर पर पहुंचने वाले हो, मुझसे ऊपर उठो, ये मैं चाहता हूं। मैं पीसीएस बना, प्रमोट होकर आईएएस रैंक पर पहुंचा, तुम सीधे आईएएस बनो। और तुम में से अगर कोई आईएएस बनता है 20, 22, 25 साल की उम्र तक, तो रिटायरमेंट के बाद उसके राज्यपाल बनने की भी संभावनाएं होती हैं। बड़े बड़े पदों पर पहुंचने की, कमीशन के अध्यक्ष वगैरह होने की संभावनाएं होती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी तो बन ही जाओगे। सीनियर मोस्ट आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, तो सीनियर मोस्ट हर साल कोई ना कोई तो होता ही है। तो मेरी यही दुआ है और मेरी यही प्रसन्नता है। मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ आईएएस के जीवन की, वो इसलिए सुनाता हूँ जिससे कि तुम मोटिवेट हो आईएएस या पीसीएस के जीवन की। मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था। अलीगढ़ में रहते हुए मुझे सर्वोत्तम अधिकारी, उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम बिक्रीकर अधिकारी, बिक्रीकर विभाग के अधिकारी का पुरस्कार मिला था। 3 लोगों को मिलना था। गवर्नमेंट का लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल, निम्नांकित 3 अधिकारियों को उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम अधिकारी घोषित करते हैं। नंबर 1 प्रमोद कुमार दीक्षित, नंबर 2 खाली, नंबर 3 खाली। नंबर 2 पे कोई नाम नहीं, नंबर 3 पे कोई नाम नहीं। मैं ही अकेला अधिकारी था 1 साल में, तो बाकी साल में तो 3-3 होते थे। उस साल सिर्फ मैं चुना गया था। मेरे ख्याल से 93 की बात होगी। मैं 4 साल अलीगढ़ रहा, तो एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। 94 में तो मैं चेक पोस्ट पे था, 93 या 92 की बात होगी। ये क्यों हासिल हुआ मुकाम? ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज होती है, इसलिए जल्दी प्रमोट होकर हम उन पदों पे जाते हैं जो आईएएस इक्विवेलेंट होते हैं। हर पद आईएएस इक्विवेलेंट नहीं होता प्रमोशन के बाद भी।
तो वहाँ क्या हुआ, एक व्यापारी LLM था, LLB के बाद जो LLM होता है, मास्टर ऑफ लॉ, वो था और वो बहुत टैक्स की चोरी करता था। कंसाइनमेंट से फॉर्म F होता था, फॉर्म F के द्वारा कंसाइनमेंट से, और एक्सपोर्ट में फॉर्म H होता था। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, समझने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर्म H के द्वारा और F के द्वारा करोड़ों रुपया का टैक्स चोरी करता था और धड़ल्ले से आता था, बहुत ही अधिक एरोगेंस से, बदतमीज़ी से बात करता था, अधिकारियों को कुछ नहीं समझता था। और मेरे सामने भी आया, और साहब क्या हो रहा है, अच्छा ये देख ली, हमारा केस भी देख लो, समझ लो, हम तो चोर हैं, सब लोग कहते हैं चोर हैं टैक्स के, थोड़ा आप भी हाथ आजमा लो। अगर कोई टैक्स की चोरी निकल आए भाई, तो हम तो बड़े मुरीद हो जाएंगे आपके। बड़े कैजुअल वे में एकदम आके फाइलें पटक के रख दी कि एक बार आप देख लीजिए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फाइल देखी, साइन किया, डेट दी और कहा कि ये बही खाते लेके अगली डेट को आइए। अब मैंने कहा कि यार ऐसा है, आप लगते तो नहीं हो ऐसे, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल करना तो बहुत बड़ी बात है। और बड़ा खुश हुआ, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े भी थे वो। मैंने कहा कि आप तो यार, लेकिन विद्वत्ता का उपयोग टैक्स की चोरी में क्यों करते हो भाई? टैक्स भी दो, थोड़ा बहुत तो दो, कुछ तो दो। बोले टैक्स बनता ही नहीं हमारे ऊपर। एक्चुअली क्या है कि एक्सपोर्ट और कंसाइनमेंट पे, कंसाइनमेंट का मतलब अपनी ही ब्रांच को ट्रांसफ़र, तो वो जम्मू कश्मीर में एक ब्रांच खोल रखी थी, वहाँ ट्रांसफ़र किया करता था, जबकि वो बिक्री थी। अब इस बात का प्रमाण हमारे पास तो कोई था नहीं, तो इस बात के लिए वो शेर घूमता था, क्योंकि उसे पकड़ने की हिम्मत किसी की थी नहीं। अपराधी किस्म के लोग भी उसके ट्रकों पर रहते थे, और जब अपराधी के साथ जिसका संपर्क होता है तो नेताओं का वरद हस्त किसी न किसी पार्टी का मिल ही जाता है। ऐसी ही एक राजनीतिक पार्टी थी जो बाय द वे उस समय रूलिंग पार्टी थी, तो उनका वरद हस्त तो उसके पास था। अब बड़ा मुश्किल था, उसके कंसाइनमेंट को भी नहीं पकड़ सकते थे, यानी ट्रक जो जा रहे हैं, अगर 2-4 ट्रकों को धर लें तो प्रमाण मिल जाए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसा अधिकारी नहीं हूँ जैसा कि और अधिकारी होते हैं, ये बात आपको थोड़े दिन में समझ में आ जाएगी। मैंने उन्हें चाय वाय पिलाई, बड़े प्यार से उनसे बात की। मैंने कहा फ़ोन नंबर दे दें तो हम आपसे कभी, अच्छा हमने कहा एक बात बताओ, अलीगढ़ में हम तो नए हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ़ोन कनेक्शन हमें लगवाना है, आप लोग प्रभावशाली लोग हैं, राजनीतिक दलों आपका बहुत वो है, तो एक कनेक्शन लगवाना है, आप कुछ मदद कर देंगे? उसने सोचा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बोला हाँ क्यों नहीं साहब, बिल्कुल लगवा देंगे। मैंने कहा लगवा देंगे नहीं, बस आप मदद कर दीजिए, जो 15,000 जमा होते हैं वो तो हम ही करेंगे, आपको नहीं करना है। बोले नहीं साहब वो भी कर देंगे, ऐसी क्या बात है। मैंने कहा नहीं वो ना करिए, वो हम अपने आप ही करेंगे, बस आप जो है OYT करा दीजिए, ऑन योर टेलीफोन स्कीम होती थी। तो हमने कहा अपना नंबर दे दीजिए, कभी कोई बात करनी हो। उसने नंबर दे दिया, बस यहीं पे हाथी की पूंछ हमारे हाथ में आ गई। जैसे कि ड्रग चैट में आप देख रहे हो कि माल कहाँ है, माल माल माल। अभी मैं बताऊंगा इसमें भी, अगर सही माने में केस का ट्रायल हो और सही माने में अगर कानून पे हो, मीडिया ट्रायल ना हो, तो इन हीरोइनों का सिर्फ इस चैट के आधार पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हीरोइनों के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कानूनी बात की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाथी की पूंछ पकड़ ली। अब मैंने DOT से, DOT उस समय कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो DOT से मैंने लेटर लिखकर उस फ़ोन के कॉल डिटेल निकलवाए। कॉल डिटेल निकलवाए तो मैं तो दंग रह गया। पूरे हिंदुस्तान में बात हुई है। अब जो नंबरों पर ज़्यादा बात हुई है उन नंबरों का मैंने, ये अधिकार है, हम अधिकारियों को अधिकार होता है कि हम किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कंपनी, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो उन्हें देनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं देंगे तो 5,000 रुपया प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान है, व्यक्तिगत जुर्माना। यानी अगर कंपनी है तो उसके MD के व्यक्तिगत तनख्वाह से कटेगा वो। तो बहुत घबराते हैं लोग इस बात से, और सरकारी विभाग तो बहुत घबराते हैं कि अगर वो जानकारी नहीं देंगे तो सरकारी विभाग का अधिकारी अगर तनख्वाह से देगा
तो उसकी तो नौकरी तुरंत चली जाएगी, पहले दिन जुर्माना लगते ही नौकरी चली जाएगी। तो डीओटी ने तुरंत ही हमें इन्फॉर्मेशन दी। फिर जिन नंबरों पे ज़्यादा बातचीत थी उन नंबरों का डिटेल निकलवाया, तो वो कश्मीर के और हिमाचल के और महाराष्ट्र के, गुजरात के और नॉर्थ ईस्ट के, जाने कहाँ कहाँ के नंबर थे। फिर हमने अपने एक जूनियर असिस्टेंट को लगाया उन नंबरों पे बात करने के लिए कि भैया व्यापार की बात करनी है, कंसाइनमेंट भेजना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हम फलानी जगह से हैं। तो हमें अनुभव जो अलीगढ़ में आने के पहले गाज़ियाबाद का था, तो हमने कहा गाज़ियाबाद के हम सिंडिकेट से बोल रहे हैं। यहाँ सिंडिकेट था एक लोहे का, अभी भी होगा। मेरे सिंडिकेट के मेंबर हैं, बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं बोल सकते फ़ोन पे इतना। तो वो समझ गए, सिंडिकेट का मतलब समझ गए, बहुत ऊंची बात है, गहरी बात है। तो फिर जो है बातचीत हुई, तमाम राज खुले, तमाम चीज़ें पता लगीं कि वो नंबर किस किस के थे, कहाँ कहाँ के थे। फिर इसके बाद जो है उन नंबरों पे जो कंपनियां थीं उनको उस स्टेट के सेल्स टैक्स के द्वारा नोटिस भिजवाया गया कि आप अपने बही खाते प्रस्तुत करें, आपका व्यापार किन से है। बही खातों की फ़ोटोकॉपी रख ली गई। इधर हमने इन एलएलएम साहब के भी बही खातों की फ़ोटो रख ली जो इनका कंसाइनमेंट रजिस्टर वगैरह थे। अब ये नहीं कह सकते थे कि बाद में किसी कंसाइनमेंट को ओन कर लें। अब वो ज़माना वो तो था नहीं कि फ़ोन का कॉल डिटेल तो निकल सकता था, लेकिन ये नहीं निकल सकता था बात क्या हुई। और कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, कोई एसएमएस नहीं होता, मोबाइल फ़ोन नहीं थे उस समय तक। पहला मोबाइल फ़ोन फ़िलिप्स फिज़ हमने जो ख़रीदा था वो मेरे ख्याल से 1997 में, शायद 96-97 में ख़रीदा होगा। तो तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे जहाँ तक हमें याद है। अब याद क्या एलएलएम साहब के केस में तो नहीं थे मोबाइल फ़ोन, क्योंकि लैंडलाइन की बात थी। अब हमारे पास, तुम बच्चों ताज्जुब करोगे कि 3,500 बातचीत के वो थे प्रमाण, लंबी लंबी बातचीत के, जो कि करीब करीब 50 से ऊपर नंबरों पर बात हुई थी। 50 से ज़्यादा नंबर थे। इन 50 नंबरों को नोटिस देके इनके स्टेट्स में इनके बही खाते मंगवा लिए गए। 400 करोड़ का घोटाला, संक्षेप में बता रहे हैं, 400 करोड़ का घोटाला तत्काल पकड़ में आ गया। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे बॉसेस तुरंत रवाना हुए। कमिश्नर के कहने पर हमें गाली देते थे सब लोग कि इसके मारे और मुसीबत है, ये पता नहीं क्या क्या पंगे लगाए रहता है और इसके मारे भागना पड़ता है, क्योंकि इतने ऊंची रेड मुझसे सीनियर ऑफिसर ही करते थे उस समय, चूँकि मैं जूनियर ऑफिसर था। रवाना हुए, जांच पड़ताल ये वो तमाम। मैं 1992 में भी एक रेड करवा चुका था हिंडाल्को लिमिटेड पर। हिंडाल्को जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम है रेणुकूट, वहाँ पर मेरे ख्याल से 92 या 93 की बात है। उनका एक कंसाइनमेंट पकड़ा, कंसाइनमेंट नहीं पकड़ा था, हिंडाल्को से 2 नंबर में एल्युमिनियम ख़रीदा था। साहिबाबाद के कुछ सरदार जी थे जो कि प्रेशर कुकर बनाया करते थे, वो प्रेशर कुकर हमने पकड़ लिए थे। प्रेशर कुकर तो एक ठेले में पकड़े थे और उस पर कुल जुर्माना 2-2.5 हज़ार रुपया मिला था। लेकिन ये जब पता लगा कि एल्युमिनियम आया कहाँ से, डाई कास्ट एल्युमिनियम, इतना मजबूत एल्युमिनियम हिंदुस्तान भर में सिर्फ हिंडाल्को बनाती है। बेटा तुम जीके में जो पढ़ते हो एसएससी की तैयारी के लिए कि एल्युमिनियम कहाँ बनता है, हिंडाल्को में, ये एसएससी का लेवल है। इंस्पेक्टर बन के डंडा खटकाए जाओ, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है वहाँ पर एसएससी की। बस इतनी, बुरा मत मानना, लेकिन एसएससी के लिए इतनी ही ज़रूरत होती है। आईएएस के लिए ज़रूरत ही होती है कि हिंडाल्को एल्युमिनियम बनाता है, ठीक है, डाईकास्ट एल्युमिनियम बनाता है। डाईकास्ट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसके बाद हमारी बुद्धि काम करती है अधिकारियों की, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि तो आखिरकार ये 2 नंबर में इस आदमी ने अगर 5,000 का एल्युमिनियम खरीदा तो खरीदा कहाँ से। एल्युमिनियम कोई ऐसा थोड़ी जादू से हवा में आ जाएगा, मुट्ठी घुमाई बाबा जी ने प्रकट कर दिया। ये एल्युमिनियम आया कहाँ से? तो एल्युमिनियम हिंडाल्को बनाती है और हिंडाल्को से ये आया। उन लोगों ने बयान दिया कि हमने हिंडाल्को से ख़रीदा। फिर उन्होंने उन मैनेजरों का नाम लिया, उन लोगों का नाम लिया जिनसे ख़रीदा। भाई तो पकड़ के बुला लिया, रेड वेड हो गई। उसमें भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और जॉइंट कमिश्नर्स ने रेड की थी। वो फाइलें ले जाके हमने उनको हापुड़ में सौंपी थी। यहाँ से हापुड़ से ट्रेन जाती थी जिसमें वो लोग रेड करने जा रहे थे। जब मैं ट्रेन में गया तो मैं उन सब के लिए चाय और समोसे लेके गया था। वो बोले यार तुम समोसा मत खिलाओ, तुम जान छोड़ो मेरी।
तुम मुसीबत किए रहते हो, तुम ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हो, अरे 2-2.5 रुपये जुर्माना मिला था जमा कर लेते, तुम तो पीछे ही पड़ गए उसके। हमने कहा सर पूंछ देखते हैं तो हमें तो हाथ ही नज़र आता है। ऐसे ही तो हाँ, फिलहाल LLM साहब की बात ये हुई कि अकेले अलीगढ़ में करीब 100 करोड़ रुपए का एविजन, टैक्स की चोरी हमने पकड़ी, और उसके बाद वो मुकदमे में फंसे, दुनिया भर की बातें हुई। हमने उनसे कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं दूसरे अधिकारियों जैसा नहीं। बोले हाँ साहब, ये तो मान गए कि आप दूसरे अधिकारियों जैसे नहीं हैं, ये तो मानना पड़ेगा, और आपके इंटेलिजेंस के हम कायल हैं। मैंने कहा देखो, करने को तो आप ये भी कर सकते थे कि मुझे पिटवा देते, ठुकवा देते, भाई आप रोलिंग पार्टी के आदमी हो, सब कुछ करो। मैं भी आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आप व्यापारी हैं, टैक्स की चोरी भी करते हैं, लेकिन अपराधी नहीं। मैं इस बात का आपका कायल हूँ और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए। बोले सर LLM हूँ, अपराधी तो नहीं हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, ये LLM होने के कारण ही है कि आप समझ रहे हैं कि मैंने सही किया, आपने गलत किया ये आप नहीं समझेंगे, आप मुकदमा लड़ेंगे और हारेंगे भी। बोले हाँ सर, मुझे ये भी पता है, लेकिन लड़ना ज़रूरी है, नहीं तो इतना पैसा हम देंगे कहाँ से। बात ख़त्म हुई। इसके बाद उन्होंने फर्में बंद कर दी, कहीं और व्यापार प्रारंभ कर दिया। तो एक मीन में ही अधिकारी जो है ना, एक सफल अधिकारी, वो पूंछ देखता है तो उधर चूहा नहीं देखता, सोचता है उस पार हाथी होगा, और वो पूंछ पकड़ के हाथी को निकाल लेता है। ये उसकी विशेषता होती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर हुआ जो मैंने बताया था हिंडाल्को लिमिटेड का, कि इस तरह से वहाँ पर रेड हुई, बहुत लंबी चौड़ी रेड हुई थी और करोड़ों का एविजन पकड़ा गया था, क्योंकि वो जो छोटा सा मामला था वो बहुत बड़ा हो गया। इसी प्रकार अलीगढ़ में एक तेल मिल था। एक बार कनस्तर के टीन के बने कनस्तर होते हैं, टिन जिसे कहते हैं, होता तो वो आयरन है, स्टील होता है, एक खास तरह का होता है। तो वैसे एल्युमिनियम का भी बनता है, लेकिन वो टिन था। तो कनस्तर के टिन थे, एक ट्रॉली में लदे हुए थे। मुझे याद है यहाँ पर विजयनगर वाली सड़क पे NH24 पे एक ट्रॉली जा रही थी और बड़ी मुश्किल से खींच रहा था, पसीने पसीने हो रहा था रिक्शे वाला, चढ़ाई थी वहाँ पे। मेरे साथी अधिकारी ने कहा देखिए सर, इन लोगों का जीवन कितना कठिन है। मैंने कहा वो तो ठीक है, मैं तो उधर देख रहा हूँ पीछे क्या है, इसमें लदा क्या है जो इतनी मेहनत पड़ रही है इसके ऊपर। मैंने रोका उसे, मैंने कहा भाई क्या लादे हो? बोला कि सर वो तेल के कनस्तर हैं, तेल मिल में ले जा रहे हैं। मैंने कहा चलो बयान दो। पानी वानी पिलाया उसे ठंडा, चेकपोस्ट थी वहीं हमारी, बैठा लिया, चाय भी पिलाई। और चाय जिसे हम पिलाते हैं समझो वो बर्बाद हो गया। आजकल नहीं, आजकल तो बच्चों को चाय पिलाते रहे हैं, अब तो कोरोना लॉकडाउन है, नहीं तो यहाँ जो भी आया है या सफल बच्चों को कॉफ़ी पिलाता हूँ अपने साथ बिठा के। लेकिन सेल्स टैक्स मैंने जिसको चाय पिलाई है वो उसे बड़ी भारी पड़ी है। रिक्शे वाले को क्या भारी पड़नी थी, वो तो बेचारा गरीब मजदूर था। लेकिन उसने बयान, चाय वाय पी के उसने बयान कायदे का दिया। उसने बताया फलानी जगह ले जा रहे हैं, तेल बनता है वहाँ, कड़वा तेल, सरसों का तेल निकाला जाता है, और यहाँ से ये ऐसे से है। ये गाज़ियाबाद में पकड़ा था मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा ये तो जुर्माने का काम है। रोने होने लगा तो मैंने छोड़ दिया उसे, बयान लेके छोड़ दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उस ज़माने में 1000 रुपये से कम का माल हो तो हम छोड़ सकते थे, तो हमें लग रहा था 1000 रुपये से कम की कीमत है। लेकिन उस पर जो मोहरें लगी थी उनका हमने कार्बन प्रिंट ले लिया। मोहरें मतलब टिन की चद्दर पर जिससे कनस्तर बनता है, तो उस पर मोहर लगी थी, मतलब उभरा हुआ स्टैंपिंग, जिसे एम्बॉसिंग कहते हैं। और वो अलीगढ़ की एक मिल की थी। मैंने कार्बन पेपर लगा के वाइट पेपर पर उसका एम्बॉसिंग ले लिया, रिक्शे वाले का अंगूठा लगवा लिया, 4 गवाही करवा ली, और बस हो गया मेरा काम। पूंछ पकड़ ली, हाथ ही तो मौजूद है। अब इसके बाद मैंने केस अलीगढ़ भेज दिया कि आप जांच कर लें, क्योंकि मैं अलीगढ़ वालों को तो पकड़ नहीं सकता था। बाय द वे मेरी अगली पोस्टिंग अलीगढ़ हो गई, पहला टारगेट मेरा वही था। मैंने वहाँ से बोला, बड़े सज्जन आदमी आते थे वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे तेल मिल से। मैंने कहा भैया आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं, आपसे कुछ कहते नहीं बन रहा मुझे, एक माल पकड़ा था मैंने। बोले अरे साहब वो तो हमारी मिल में हड़कंप मचा है कि कोई अधिकारी ज़रा सा 500 रुपये का भी वो चद्दरें देख के और हमें नोटिस भिजवा सकता है कि सब वो आप ही हैं। हमने कहा मैं ही हूँ। मैंने क्या बात है, मारोगे पीटोगे तो नहीं? बोले नहीं साहब, निपटा लो साहब मामला कैसे भी। एंड द ऑफर वॉज अप टू ₹2 lakhs।
मात्र 500-700 रुपये के माल के जुर्माने के ऊपर 2 लाख रुपए तक का घूस का ऑफ़र था कि आप ले लीजिए। मैंने कहा वो सब छोड़ो, जो हम कहें वो चेक करवा दो। आखिरकार ये आप गाज़ियाबाद की पार्टी के थ्रू क्यों ख़रीद रहे थे? गाज़ियाबाद की पार्टी को नोटिस भिजवाया मैंने, सम्मन कर सकते हैं हम यूपी भर में कहीं भी, तो हमने सम्मन किया। गाज़ियाबाद रहते हुए हम अलीगढ़ के तेल मिल को सम्मन नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाज़ियाबाद में मैं एनफोर्समेंट ऑफिसर था, असेसिंग ऑफिसर नहीं था, उसका अधिकार नहीं होता है। लेकिन अलीगढ़ में मैं असेसमेंट ऑफिसर था, तो हम कहीं भी सम्मन कर सकते हैं। तो हमने सम्मन किया गाज़ियाबाद की पार्टी को, दोनों को बिठा लिया, बयान लिए, तमाम बातें हुई। बाकी चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, टेक्निकल हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि उस मिल को जो टैक्स की छूट मिली हुई थी, 4% टैक्स होता था, उस टैक्स की छूट मिली हुई थी। और ये बहुत बड़ी बात होती है, 4A का एग्जम्पशन, सेक्शन 4A होता था सेल्स टैक्स एक्ट में, तो वो छूट ख़त्म हो गई और जुर्माने लग गए करोड़ों रुपए के। ये सब काम हो गया। एक्चुअली देखिए, मैं बच्चों एक बात बता रहा हूँ कि सर काटना जल्लाद का काम है, लेकिन जिसका सर काटा जा रहा है उसे ये अनुभव हमेशा होना चाहिए कि जल्लाद का निहित स्वार्थ नहीं है सर काटने में, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कार्य है, इसे वो करता है, बस ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ये कभी नहीं कहा किसी से कि तुम्हें अभी बताऊंगा, तुम जानते नहीं हो मैं सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी खोपड़ी खोल देते लोग बाग, पिटाई करते, ऐसे ही अधिकारी पीटे जाते हैं। मैं हमेशा उन्हें जताता था कि आप गलत हैं, ये सिद्ध करता था। फिर मैं ये साबित करता था कि मैं घूस नहीं लेता तो मैं सही हूँ, और फिर मैं ये सिद्ध करता था कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ, तो जुर्माना तो बनता है। वही बात होती थी। विनम्रता बरकरार रखता था, सम्मान उनका बरकरार रखता था, अपमान कभी नहीं करता था, चाय पानी हमेशा कराता था, ये हमेशा रखा है। और दिल से, ये नहीं कि हंसी मजाक में, दिल से पूरी तरह। मैं उन्हें राय भी देता था कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो लीगल तरीके भी हैं टैक्स बचाने के, उन तरीक़ों से बचाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मामला चल रहा है ड्रग चैट वगैरह, अगर दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि ये माल हम मोटी सिगरेट को कहते थे, ये छोटी सिगरेट को कहते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताइए, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कहना, ना मैंने कभी कहा, लेकिन माल तो लोग लड़कियों को भी कहते हैं। लड़कियों को टोटा, पटोला और जाने क्या क्या बोलते हैं। क्या किसी पे नियंत्रण है कोई? भाई कोई क्या कहता है, टोटा सिगरेट के छोटे टुकड़े को भी कहते हैं और टोटा लड़की को भी कहते हैं। पटोला एक साड़ी भी होती है और पटोला लड़की को भी बोलते हैं। अमिताभ बच्चन खुद ही झूम झूम के गाते हैं, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। तो वो सवाल ही उठता है कि लेकिन ये अभिनय है, ये गाने हैं, या ये लोगों की पर्सनल लाइफ है। आज को अमेरिका होता तो पर्सनल चैट को सरकार देख भी नहीं सकती। एप्पल आईफोन ने मना कर दिया था एक बार पर्सनल डेटा देने से, साफ मना कर दिया था। आईफोन में डेटा एक्सेसिबल नहीं है। ये व्हाट्सएप तो ड्रामा करता है कि ये जो है आखिरकार दूसरे को कैसे दिख गया। भाई हम देखो, दो बातें हैं। एक तो ये मेरी प्राइवेसी है, मैं अपनी प्राइवेसी में कुछ भी कर रहा हूँ, इलीगल कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी प्राइवेसी में कोई झांक रहा है वो उससे पहले गलत है। उनको कोई अधिकार नहीं है। सरकारी एजेंसी को अधिकार है, अगर कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस ये मिलता है कि यहाँ पर जांच करने की ज़रूरत है, और अगर इसी बात पर मामले में सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग तो डरे हुए हैं फिल्म स्टार्स, अगर कोई कायदे के वकील हों और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ था कि आप इनके ड्रग चैट में, ये जो व्हाट्सएप चैट में चले गए, प्राइवेसी का हनन किया आपने, फ़ोन आपने रख लिया, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हो सकता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीडिया सबसे पहले ट्रायल करना शुरू कर देता है। मेरी कोई सहानुभूति इन हीरोइन से नहीं है या ड्रग लेने वालों से नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को परमिशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, उस पर टैक्स लेते हैं, टोबैको पे, सिगरेट पे, सब पे, और ऊपर से लिखते हैं कि ये घातक है। मुकेश की कहानी सुनाते हैं, लंग्स कैंसर दिखाते हैं, गले का कैंसर दिखाते हैं, और पान मसाले को अलाउ करते हैं, पान मसाले पे टैक्स लेते हैं। ये दोहरी नीतियाँ नहीं होनी चाहिए। भाई सवाल ये उठता है, यदि रेवेन्यू की बात की जाए तो डकैती पे भी टैक्स लगा दीजिए, चोरी पे भी टैक्स लगा दीजिए, बाकायदा वो भी ITR भरा करें, इनकम टैक्स रिटर्न,
और वो भी 40% के स्लैब में डाल दीजिए उन्हें कि अगर डकैती से पैसा है तो 40% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो बढ़िया हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाएगी साथ साथ में। प्रश्न उठता है कि ऐसी नीतियाँ बड़ी ख़राब नीतियाँ होती हैं, जनता भ्रमित होती है ऐसी नीतियों से। जनता को लगता है कि सरकार तो खुद ही परमिशन देती है। जब सरकारी ठेके पे शराब बिकती है, भांग बिकती है, लोग गांजा भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दवा दारू शब्द हमेशा से प्रचलित है, तो लोग दवा लेते हैं तो दारू भी लेते हैं। दारू की दुकानों पर कलेक्टर साहब नीलामी करते हैं, सब कुछ होता है। ये गलत नीतियां हैं एक्चुअली, ये नीतियां बिल्कुल उचित नहीं हैं। इनकी आलोचना मेरी तरह की जा सकती है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, IAS एस्पिरेंट भी कर सकता है, कि इससे जनता में गलत संदेश जाता है कि सरकार स्वयं प्रमोट करती है और ऊपर से एक डिस्क्लेमर डाल देती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो गलत है। तो वही ड्रग का हाल हो गया, लोगों ने ड्रग लेना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि NCB ने आज तक कितने कारनामे किए, ड्रग में कितने लोगों को पकड़ा, आज तक कितनी न्यूज़ आई कभी कि लोग ड्रग लेते हुए पकड़े गए हैं, या तमाम सारी कभी कोई घटनाएं आई हों। भाई भय तब होता है, जो बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कथन है, जो अकबर महान कहलाते हैं, उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने नहीं, उनके पिताश्री ने कहा है कि जो साम्राज्य चलता है वो जलाल से चलता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनका नाम भी था, तो उनके पिताजी का ये कहना था कि साम्राज्य जलाल से चलता है, इकबाल से चलता है। ये जलाल और इकबाल जो है आज गायब होते जा रहे हैं। जलाल इकबाल ये होता है भय, थर थर कांपना, दैट स्टेट इज़ देयर, राज्य है, राजा है, कोई देख रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं। ये स्थिति होनी चाहिए कि कोई गलत काम करने की हिम्मत ना कर सके, लेकिन लोग हिम्मत क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ड्रग से संबंधित इतने सारे नए शब्द हमने तुमने सुन लिए कि कोई पैडलर होता है, कोई ट्रैफिकर होता है, कोई फलाना होता है, कोई डिबाका होता है। आखिरकार ये शब्द कानूनी शब्द हैं, क्यों होते हैं ये? सरकारी एजेंसियां क्या झक मार रही हैं? क्या कर रही हैं सरकारी एजेंसियां? आखिरकार वो लोग क्यों नहीं इनको पकड़ते हैं? आज तक ही क्यों नहीं पकड़े गए? सवाल ये उठता है, मुंबई में पूरा जो है कोई दूर दूर भारत की धरती से दूर बैठे हुए डॉन लोगों का साम्राज्य क्यों चलता है? क्यों डॉन लोगों पर फिल्म बनाई जाती है? क्यों उनको महिमा मंडित करते हैं बिग बी, जो आज बड़े हमारे आदरणीय बुजुर्ग के तौर पर दिखाई देते हैं? उनकी सारी फिल्में क्यों स्मगलर्स को हाईलाइट करने वाली हुआ करती थी? युवा वर्ग को क्या संदेश दिया उन्होंने? ऐसी फिल्में प्रतिबंधित क्यों नहीं हुई? सर्टिफिकेट A भी नहीं मिला, है ना? सवाल ये उठता है कि फिल्मों में इतना छिछोरापन दिखाया जाता है, इतना ज़्यादा ड्रग और शराब दिखाई जाती है, माफिया दिखाए जाते हैं, डॉन दिखाए जाते हैं, उनके जीवन पर तमाम सारी फिल्में बनती हैं, क्यों नहीं अच्छी फिल्में बनती? क्या अच्छी फिल्मों को जनता नकार देती है? जनता अच्छी फिल्मों को बहुत लाइक करती है। ये प्रोड्यूसर्स की बात गलत है कि हम डिमांड पर सप्लाई करते हैं। जी नहीं, वो सप्लाई करके डिमांड बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी गलत बात ये है। थैंक यू बेटे।